हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था और उस केमिस्ट्री के चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था। केमिकल इक्वेशंस हमने पढ़ लिया था कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, वर्ड्स इक्वेशंस क्या होता है और केमिकल रिएक्शंस वगैरह सारी चीज़ अपन ने पढ़ लिया था। आज उसके बाद की टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख दिया जाए तो क्या वो केमिकल इक्वेशन हमेशा सही होता है या फिर नहीं। जैसे मान लिया कि हमने लिखा कि हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने बताया था कि हाइड्रोजन के एक एटम H, ऑक्सीजन का एक एटम O, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस कर दिए इधर, इसको क्रॉस कर दिए इधर, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, H2O। क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट आप क्या लिखेंगे, H2O, ठीक है। क्या ये इक्वेशन सही है? अगर मैं बोलूँ कि ये इक्वेशन पूरी तरह सही भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं है, तो बोलेंगे क्यों, सही क्यों नहीं है, और अगर सही नहीं है तो फिर गलत होना चाहिए, तो गलत क्यों नहीं है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सही भी है और ये गलत भी है। देखिए होता क्या है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था आपने कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंज होता है तो मास कंजर्व रहता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था 2 लॉ। पहला लॉ आपने जरा सा रिवाइज कर लीजिए 9th क्लास का। पहला लॉ आपने पढ़ा था डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ, डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ, इसी को लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टर्म याद आ रहा है? तो पहला यह था कि डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ। तो डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ क्या था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो एलिमेंट्स, कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर की हम बात करें, ठीक है, तो वाटर में प्रोपोर्शन निकाला जाए तो हाइड्रोजन का वेट कितना है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, 2 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। देखिए हाइड्रोजन एक एटम का मास 1, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो 2 × 1 2। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 6। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो 2/16 दैट इज इक्वल्स टू 1:8। ये हो गया फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो जहाँ पे भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो उसमें हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 8 रिएक्ट करेगा, तभी जाके वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसको हम कहते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, पहला। दूसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज के दौरान या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस the mass of reactant should be equal to the mass of product. That means इसका मतलब ये हुआ कि जितना रिएक्शन हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ना मास थोड़ा बढ़ सकता है ना मास थोड़ा घट सकता है। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट में मास जितना है उतना ही प्रोडक्ट में मास होना चाहिए, तब रिएक्शन वैलिड है, अदरवाइज रिएक्शन क्या है, गलत है। जैसे देख लिया जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम, तो 2 × एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 दैट इज इक्वल्स टू 2।
ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, यहाँ पे कितने एटम है 2 एटम है 2, तो टोटल मिला के कितना हो गया 16 2 32। अब दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल मास कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल मास ये हो जाएगा 2 + 32 = 34। यहाँ पर मास निकालते हैं तो कितना होगा, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, यहाँ पे टोटल एटम कितना है 2, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो टोटल हो जाएगा 2 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 + 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे मास कितना है 34। दोनों इक्वल है नहीं, जब मास इक्वल नहीं है इसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन सही नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो मास को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मास को इक्वल। अब मास इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल कर दिया जाए दोनों तरफ तो मास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन को 2 कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जब एटम्स इक्वल हो जाएंगे तो मास भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली हम बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो इसलिए बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। जब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा वो रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को वैलिड करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना पड़ता है, और वो तब होगा जब रिएक्टेंट साइड का मास प्रोडक्ट साइड के मास के इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो अगर हम ये करते इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो मतलब ये कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड लाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एटम्स को इक्वल करना है। तो देखिए यहां पर एटम को इक्वल करने के लिए 2 यहां लगा दिए है ना, यहां अगर 2 लगा दिए तो इक्वल हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। जब भी आपको किसी एटम को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो उसके लिए आप करते क्या है, उसके सामने किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम के सामने, जैसे मान लिया जाए ये, इसके सामने यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उस तरह से यहाँ पर भी कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे या यहाँ पर भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं पड़े तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, रिएक्टेंट लिख लीजिए। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन एटम, और यहाँ ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 0 है, और ऑक्सीजन एटम यहाँ कितना है 2 है। उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन एटम 2, और यहाँ ऑक्सीजन एटम 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर ले, चूंकि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ बैलेंस दिख रहा है आपको। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 है, तो 2 लाने के लिए इस पूरे में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, अब इसमें 2 से करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमने 2 से ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी होगा और 2 ऑक्सीजन के लिए भी होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों में 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस।
ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। जब ऑक्सीजन इक्वल हो गया, यहाँ पे आप लिख दीजिए 2, क्योंकि हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन वाले में अपन को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 से हाइड्रोजन वाले में मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 4। ये भी बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स कौन सा है? ये है। यहाँ पे आपको 2 से करना है। ये हो गया अब बैलेंस। ठीक है, अब अपन ने हमने बैलेंस तो कर लिया, अब चेक कर लेते हैं अब मास रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 और हाइड्रोजन एटम के मास होता है 1, तो 4 1 ज़र 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 इंटू 16 ये आपका हो जाएगा 32, तो 32 प्लस 4 कितना हो गया? 36। इधर देखिए 2 है वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है 2। अब एक वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2 और हाइड्रोजन का मास 1, 2 1 ज़र 2 प्लस ऑक्सीजन 1 एटम का मास होता है 16, तो इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 16 हो जाएगा 18, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन देखते हैं, इसको कैसे बैलेंस करना है। जैसे मान लिया जाए आपके पास एक इक्वेशन है Fe3O4 प्लस Al। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट में दे रहा है Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे सबसे पहले वो देखना है। तो देखिए आपके पास कितने टाइप के एटम्स दिख रहे हैं। पहला Fe दिख रहा है, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया Fe, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। ठीक है, Fe कितना है? 3, ऑक्सीजन इसी साइड में कितना है? 4, और एल्यूमिनियम इस साइड में कितना है? 0। यहाँ पे ये भी 0, ये 0, और ये कितना है? 1। ठीक है, इधर यहाँ देख लेते हैं। यहाँ आपका एल्यूमिनियम Fe कितना है? 0, ऑक्सीजन कितना है आपका? 3, एल्यूमिनियम कितना है? 2, और इसमें देखेंगे तो Fe कितना है? 1, और ये सब क्या है? 0 0। ठीक है, अब इसको हमें करना है बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले आपको बैलेंस किसको करना है? आप अगर Fe को बैलेंस करेंगे तो Fe यहाँ पर है, Fe अगर 3 है, यहाँ आपने 3 लगा दिया, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि Fe की एक एटम है, ये तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। अब अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा, यानी यहाँ 4 है, ये 4 है। अगर इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना अपन को? सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। किसको बैलेंस कर लें? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस इसलिए करेंगे कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। अगर आयरन को पहले बैलेंस करेंगे तो डिफिकल्टी ये जाएगी कि आयरन बैलेंस हो जाएगा, एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 3। हम अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 12, ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और यहाँ एल्यूमिनियम है नहीं। अब यहाँ पे आपको कितने से करना पड़ेगा? 3 से, तो 4 से करना पड़ेगा। यहाँ आपने 4 से किया, एल्यूमिनियम भी कितने से हो जाएगा? 4 से। ये हो जाएगा आपका 12, और ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब देखिए आपके पास
ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 12 12। ठीक है, अब क्या है, अब सिंपली हम बैलेंस कर सकते हैं, आप किसको, एल्यूमिनियम को बैलेंस कर सकते हैं कि यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 8, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 1। तो अगर मान लिया जाए हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस। अब बच गया आपको क्या,